दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 21 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान बना रहा था न्यूक्लियर बम, अपनी इंटेलिजेंस को बताया गलत। ट्रंप का बयान, इसराइल जीत रहा है, उसे रोकना मुश्किल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल पर बरस गए चाइना, रशिया और पाकिस्तान। ईरान के साथ खड़े हुए कई मुल्क, नेतन्याहू पर बड़ा प्रेशर। गजा में एड सेंटर बन गए हैं कत्ल खाने, फिर दर्जनों लोग शहीद। और लेबनान पर इसराइल ने फिर किए एयर स्ट्राइक्स, इस बार लेबनानी आर्मी को ही बना डाला निशाना। सवाल खैर, जंग के बीच दुनिया की आवाजें बुलंद हो रही हैं। क्या कह रही हैं ये आवाजें? ईरान इसराइल जंग पर दुनिया का रुख क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की टाल मटोल समझ लीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नर्म रवैया अपनाया है, लेकिन इसमें भी बड़े दाव पेच हैं। कहा है कि हम ईरान से बात करेंगे और देखेंगे आगे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान यूरोप से नहीं, सिर्फ हमसे बात करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि अब्बास अरागची यूरोप गए थे 3 बड़े ममालिक से मिलने। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा ऐसा ना हो कि किसी और ने कोई पंचायत करा दी। तो ट्रंप का कहना है कि ईरान कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर हथियार हासिल करने वाला था। इस इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की इंटेलिजेंस को ही झूठा कह दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि उनके डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस गलत हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा और आयतुल्लाह खामेनेई ने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम वापस चालू नहीं किया है। तो ये इंटेलिजेंस जो अमेरिका को उनके इंटेलिजेंस चीफ ने दी थी, उसे खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं गलत। मुझे पता है बम बना रहा था। तो अब नेतन्याहू का हमला ठीक है, मतलब कोई कुछ बनाएगा नेतन्याहू उसे ठोक देगा, नेतन्याहू कुछ बनाए कोई ठोक दे। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है, यानी कि झूठ ज़्यादा सूट करता है, सच नहीं। ईरान के न्यूक्लियर मसले पर खुद अमेरिका की एजेंसीज का कहना है कि कोई एक्टिव बॉम्ब मेकिंग का सबूत नहीं मिला। ईरान कोई परमाणु नहीं बना रहा था, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया इस बात को माने, तस्लीम करे कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था, ताकि जंग का रास्ता खुला रहे और इसराइल के हमले को जायज़ ठहराया जा सके। ये बात साफ है कि असलियत कुछ और है और अमेरिका की सियासत कुछ और। अब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बयान सुन लीजिए। कह रहे हैं कि इसराइल को रोक पाना मुश्किल है, वो जीत रहा है ना, इसलिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त इसराइल से ईरान पर बॉम्बिंग रोकने को कहना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने कहा कि जब कोई जीत रहा हो तो उसे रोकने की बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बयान उस वक्त आया है जब इसराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले और स्ट्रेटजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक्स के सिलसिले और तेज़ कर दिए हैं, और अमेरिका ने अब तक इस पर खुली तनकीद नहीं की है। दोस्तों, ट्रंप को ये बयान ज़रा सोच समझ कर देना चाहिए था कि इसराइल जीत रहा है, क्योंकि जो इसराइल अब तक 2 साल में गजा से नहीं जीत पाया है, अपने टारगेट्स वहाँ अचीव नहीं कर पाया है, वो ईरान से 1 हफ्ते में क्या खाक जीतने की तरफ बढ़ रहा है, वो भी एक भी फौजी ज़मीन पर उतारे बिना। याद रखिए, किसी भी मुल्क को एयर स्ट्राइक में बर्बाद किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन कभी उसे फतह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे फतह करने के लिए निज़ाम बदलना होता है। निज़ाम बदलने के लिए फ़ौज ज़मीन पर उतारनी होती है, और नेतन्याहू की फ़ौज में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान की ज़मीन पर उतर आए। कहाँ से आएंगे? इसीलिए तो चाह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में मुलव्विस हो जाए, लेकिन अमेरिका भी थोड़ा फूक फूक के कदम रखेगा। अभी तो एक जंग से निकल कर आया है अफगानिस्तान से, और कितनी शर्मिंदगी उठा कर आया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, जहां इसराइल पर बहुत सख्त तनकीद हुई है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान पर हमला इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। यह खबर लंबी होगी, कई मुल्कों के बयानात और मजम्मत हैं, सुनिएगा। नेतन्याहू पर प्रेशर डालने की कोशिश तेज़ हो रही है। दोस्तों, 20 जून की रात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इमरजेंसी सेशन में चाइना, रशिया, पाकिस्तान और अल्जीरिया ने इसराइल के ईरान पर हमलों की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये हमले न सिर्फ इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि पूरे रीजन के अमन और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, ख़ासकर जब टारगेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हों। यानी
جب ان پر حملے کیے جا رہے ہیں نیوکلیئر فیسلٹیز پر، تو پھر واقعی ریجن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ رشیا کے انوائے واسیلی نیبنزیا نے اس موقع پر کہا کہ ایران کی امن پسند نیوکلیئر فیسلٹیز کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ نیوکلیئر حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اسرائیل فوراً ایران پر اپنی اسٹرائکس کو بند کرے۔ چائنا بھی پیچھے نہیں رہا۔ چائنا کے انوائے جو UN میں بیٹھتے ہیں، فو کانگ، انہوں نے یہ سب لوگ یوں سمجھیے کہ اپنی حکومت کے بول رہے ہیں۔ یہ اپنے من سے کوئی انڈیویجول کے لفظ نہیں ہوتے، یہ ایک ملک کے اور ایک حکومت کے لفظ ہوتے ہیں۔ تو چائنا کے انوائے یعنی کہ چائنا کا جو UN میں کہنا تھا، فو کانگ کے ذریعے کہا گیا کہ اسرائیل کے ایکشنز کو انٹرنیشنل لاء کی کھلی تذلیل قرار دیا چائنا نے، اور کہا کہ یہ ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے جس کا انجام تباہ کن ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے انوائے عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اسرائیل کی یہ اٹیک غلط، غیر جواز اور غیر قانونی ہے۔ یہ پورے ریجن کے امن اور امان کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک ڈائریکٹ خطرہ ہے۔ امن و امان کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے اور سلامتی کے لیے اور یوں سکون کے لیے خطرہ ہے یہ۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل کا نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانا انتہائی سیریس کنسرن کا سبب ہے۔ الجیریا کے انوائے عمر بن جامع نے اسے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی کھلی تذلیل بتایا اور وارننگ دی کہ یہ ایک آزاد ریاست پر بے وجہ کیا گیا حملہ ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم کے انوائے باربرا ووڈوارڈ نے کہا کہ ملٹری ایکشن سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا حل نہیں نکلے گا، یہ صرف ڈپلومیسی کے ذریعے پاسبل ہے۔ ان کا بیان تھوڑا مجھے اکھر گیا، یہ یونائٹڈ کنگڈم کی طرف تھیں، وہاں ان کی طرف سے تھیں، جبکہ UK جو ہے وہ وارشپس بھیج رہا ہے، فائٹر جیٹس بھیج رہا ہے مڈل ایسٹ میں۔ کس کے لیے؟ UN میں بڑھتی اسرائیل کی مخالفت اور اسرائیلی مخالف آوازوں نے ویسٹ کو بھی اس کانفلکٹ میں اپنی پوزیشن ریکنسیڈر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان آوازوں سے فوری طور پر اثر بھلے ہی کم ہو، لیکن اس سے ایک پریشر ضرور مینٹین ہوتا ہے اور یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ایک خبر غزہ سے۔ غزہ میں پھر سے قتل عام ہوا ہے۔ بھوکوں کے لیے موت، مدد کی جگہ میزائلز، یہ سب ہو رہا ہے۔ روٹی نہیں مل رہی بھوکوں کو، موت مل رہی، گولی مل رہی ہے۔ مدد کے نام پر بلایا تو جاتا ہے لیکن نہ جانے کہاں سے میزائلز آتے ہیں۔ اسرائیل نے ایک بار پھر سے غزہ میں بھوک سے لڑتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 82 لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں درجنوں ایڈ لینے والے بھی شامل ہیں۔ کل ایک دن میں 82 لوگ، درجنوں ان میں وہ لوگ جو مدد لینے کے لیے قطاروں میں لگنے آئے تھے۔ صرف ایک دن میں دیر البلح کے قریب ایک گھر پر ایک اسرائیلی جیٹ نے بم گرایا، کئی لوگ شہید ہو گئے۔ سینٹرل غزہ میں، غزہ کے الگ الگ علاقے ہیں، سینٹرل غزہ میں 37 لوگ شہید ہوئے، 23 صرف ان میں سے وہ تھے جو مدد لینے آئے تھے۔ غزہ سٹی میں، یہ بھی سینٹر کا علاقہ ہے، یہاں 23 لوگ شہید ہوئے۔ ساؤتھ غزہ میں 22 لوگوں کا قتل ہوا ہے، جن میں 11 مدد لینے کے لیے آئے تھے۔ 27 مئی سے GHF فنکشن میں ہے، مدد کا سامان۔ 27 مئی سے لے کر آج تک، جب سے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے راشن دینا شروع کیا ہے، اسرائیل نے 8 سینٹرز کے پاس کئی بار فائرنگ کی ہے۔ سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ بھوک کے ساتھ جنگ لڑتے لوگوں کا ماس مرڈر ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، یہ درج ہو رہا ہے۔ انسانیت کے نام پر سب سے بڑا دھبا اگر کچھ ہے تو وہ غزہ میں مدد بانٹنے کا سسٹم ہے، جہاں پر لوگ، بھوکے پیاسے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اب واپس کچھ اور خبریں رینڈم ہوں گی۔ ترکی کے صدر نے پھٹکار لگائی ہے اسرائیل کو، کہا ہے کہ اسرائیل جو اب ایک اسپتال پر حملے کا رونا رو رہا ہے، اس نے غزہ میں 700 سے زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز تباہ کر دی۔ غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا کنسنٹریشن کیمپ بنانے والے انسانیت اور قانون کی باتیں کر رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے، یہ اردوغان نے کہا۔ انہوں نے کہا نیتن یاہو اور اس کی حکومت غزہ میں قتل عام کی ذمہ دار ہے، اور جو خاموش ہیں وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ اردوغان نے کہا کہ ایران کے ساتھ تکرار اور غزہ کی جنگ ہمیں نو ریٹرن کی حد تک لے جا رہی ہے۔ یہ دیوانگی
अब ख़त्म होनी चाहिए। ईरान एक तरफ तो इसराइल के कई इलाकों पर मिसाइलें दाग रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसे जो नुकसान पहुंच रहा है वो जासूसों की वजह से। ईरान ने पलटवार करते हुए मुल्क में जासूसी करने वालों की गिरफ्तारियां तेज कर दी हैं। पकड़े गए कई लोगों में मोसाद के एजेंट्स भी बताए जा रहे हैं। ताज़ा मामले में तेहरान में 2 मोसाद एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं, कहा गया है। हमलों के बाद से अब तक कुल 54 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुछ तो सीधे दुश्मन मुल्क इसराइल से जुड़े थे और बाकी अफवाह फैलाने वाले थे। इसराइल ने एक बार फिर से लेबनान में बड़ा हमला किया है। कई लोगों के मारे जाने और ज़ख्मी होने की खबर आई है और अल मायदीन लेबनान का ही पेपर है और वेबसाइट भी और टीवी चैनल भी, उन्होंने ये खबर दी है कि साउथ लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में कई लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, कई के जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल ने मीस अल जबल में लेबनानी फ़ौज पर भी गोलीबारी की और साउथ लेबनान में ड्रोन और हवाई हमले किए, जिससे कई लोग कैजुअल्टीज़ में ले जाए गए अस्पतालों में। फ़िलहाल हालात ठीक नहीं है, टेंस हैं, लेकिन लेबनान की आर्मी के लिए बड़ी शर्म का बाइस है कि लेबनान की आर्मी पर हमला होता है और वो कोई जवाब नहीं दे पाते। मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त इसराइल से नहीं लड़ सकते, इसराइल खुला सांड है, वो ईरान तक पे हमला कर देता है, तो फिर लेबनान की हुकूमत और उनकी आर्मी की क्या बिसात है। वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कम से कम ठोस खड़े होकर पैर तो पटकें और जो उनके सर पे हाथ रखने वाले हैं उनसे कहें कि भाई इसे संभालो। यूनाइटेड नेशंस ने सूडान के बारे में खबर दी है कि हालात बेहद ख़राब हैं। जो लड़ाई तेज़ी से बढ़ रही है, पिछले 2 साल से जो छिड़ी हुई है, एक खाना जंगी, एक सिविल वॉर, उससे अब और तरह की भी वायलेंस होने लगे हैं, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्टमेंट और आपका सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा लूटपाट, एब्डक्शन, अगवा कर लेना लोगों को, और भी कई तरह की जो हैं। इन दारफुर जो इलाका है वहाँ ये ज़्यादा क्राइम्स देखे गए हैं और इन सब से ज़्यादा जूझ रही हैं फीमेल्स। एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि एक तो इनसिक्योर, वैसे ही लोग अपनी जान बचाकर खाना जंगी से भाग रहे हैं और उस पर ये सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।